असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपने सफ़र तय किया, इस सफ़र में क्या दिनचर्या थी, क्या रणनीति थी आपकी, और कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, आपकी रणनीति क्या थी इसकी? तो एग्जाम हॉल में आपने पेपर का लेवल देख करके अपने आप को कैसे मेंटेन रखा? क्या कभी आपको ऐसा निराशा महसूस हुई कि पेपर का लेवल देख करके, या कभी निराशा हुई तो आपने उस समय कैसे कवर अप किया उस ड्यूरिंग 3 आवर्स? लगातार 2 एयरफोर्स के पेपर दिए और दोनों में फेल हो गए, क्योंकि मेरी अंग्रेजी सर शुरू से ही कमजोर थी और मैथ भी कमजोरी थी, उसी वजह से साइंस नहीं लिया था। तो मैंने बस अपना रोल नंबर बताया कि साइड खोल रखी थी उन्होंने, फिर रिजल्ट देकर 5वीं रैंक है। तो मुझे सच में सर भरोसा ही नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। और जो संघर्ष की कहानी, स्वयं की जुबानी जो एपिसोड चल रहा है, उसमें हम लोग जहां मिलते हैं उन चेहरों से जिन्होंने ज़िंदगी की सीमाओं को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ है रामाराम जी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक सामान्य कृषक परिवार से निकलकर खेत और किताब दोनों से नाता निभाते हुए न सिर्फ राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पे चयनित हुए, बल्कि बच्चों से लगाव इनका बहुत बेहद ज़्यादा था। तो पढ़ाई में रुचि होने के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षक भी बने और सपने इससे भी ऊंचे थे, सपनों की उड़ान और भी बाकी थी। और राजस्थान में सबसे कम उम्र में, यानी कि 21 वर्ष की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर 5वीं रैंक से चयनित हुए। और इस प्रकार से उन्होंने जीवन में लगन के साथ में मेहनत की, कोई भी बाधा उनके आड़े नहीं आई। तो आइए सुनते हैं रामाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी, उनके संघर्ष, सफलता और सपनों की कहानी जो हर युवा को दिशा और ऊर्जा देगी। तो रामाराम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी धन्यवाद। आपका फिर से इस स्टूडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अपन चलते हैं आगे, कहानी, आपकी सफ़र की कहानी को हमारे युवाओं और श्रोताओं को बताएंगे। तो हमें रामाराम जी बताइए कि आपका जो ये पढ़ाई का जो शैक्षणिक सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हुआ? सर मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है, कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई, ये मेरे अपने गांव बादा से हुई है। अच्छा। सरकारी स्कूल से, जो मेरे घर से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर था, और वहीं तक हम पैदल जाके। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने 2012वीं किस सन में पास की? सर 12वीं मैंने 2018 में की थी। मतलब बिल्कुल स्कूलिंग एजुकेशन अभी आपकी ज़्यादा पुरानी है नहीं। जी, ज़्यादा पुरानी नहीं। तो 2018 में 12वीं की। हमारे यहाँ पे रामाराम जी अपने इस क्षेत्र में ट्रेंड चलता है कि जैसे ही 12वीं क्लियर करता है तो पीटीईटी या बीएसटीसी का में भाग्य आजमाता है। क्या आपने भी इस तरफ रुख किया? जी, आमतौर पे हमारे यहाँ बाड़मेर जिले में विशेषकर यही होता है कि बच्चा जो ही 12वीं करे तो माता पिता की यही इच्छा होती है कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी में चयन हो जाए, और उसका सबसे अच्छा और शॉर्टकट तरीका यही है कि आप बीएसटीसी करो और रीट का एग्जाम दो। तो बीएसटीसी में आपने पहले से मालूम था या किसने गाइड किया कि भाई बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहिए? 12वीं करने के जस्ट बाद में ही हमारे एक भाई है परिवार में ही जो शिक्षक थे, तो वो भी बीएसटीसी करके शिक्षक बने थे, तो उन्होंने सलाह दी कि आप बीएसटीसी कर लो। अच्छा। जी, और तो बीएसटीसी का पेपर दिया, तो उस समय सर मेरे 386 नंबर थे, जो अच्छे नंबर थे, लेकिन किसी वजह से उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि 391 नंबर उसकी मेरिट गई थी और बीएसटीसी में नहीं हो पाया। तो मैंने जिंदगी की जो पहली असफलता है वो पहले ही पेपर में प्राप्त कर ली। पहले ही पेपर में आपको असफलता मिली? जी। यानी महज 5 नंबर से आप कट ऑफ से चूक गए? जी, और उसके 5-6 दिन बाद में सर आप संयोग देखिए, 5-6 दिन बाद में मेरा पीटीईटी का पेपर था, और उसमें 457 नंबर आए और ऑल राजस्थान 11वीं रैंक पर। वाह, क्या बात है। प्रिय विद्यार्थियों, सुनिएगा कि एक सप्ताह भर पहले जिस बीएसटीसी एग्जाम में जो अभ्यर्थी असफल हो गया, वही सप्ताह भर बाद में अपनी दुगुनी ऊर्जा से, यानी कि हिम्मत नहीं हारी और दुगुने जोश से तैयारी की और अपने खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ाया और 11वीं रैंक से पीटीटी परीक्षा पास की। जी जी, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद में क्या किया आपने? सर पीटीटी की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन फिर सलाह दी कि नहीं नहीं, आपको पीटीटी में नहीं जाना, आपको बीएसटीसी ही करनी, तो अगले साल के लिए ट्राई करना। अब हम जब गांव में ही रहते थे, ये दोनों परीक्षा गांव में रह के दी मैंने, और उसके बाद में उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो कि भाटिया आश्रम चले जाओ सूरतगढ़ में, घर से दूर भी हो जाएगा और वहाँ का माहौल भी अच्छा है, और वहाँ की उस समय सर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी चलती थी, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, सेल्फ स्टडी का माहौल मिला, और एनसीईआरटी की किताबें 6 से 8 तक की किताबें सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमें पढ़ने को मिली। तब तक राजस्थान में उस समय सर एनसीईआरटी का कोर्स लागू नहीं था, तो आरबीएसई की पुस्तकें मिलती थी और उनका लेवल बहुत अलग था। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें या ग्रुप स्टडी करें, एक ही रूम में रहकर पढ़ना, लाइब्रेरी सिस्टम था, लेकिन मैं सर कभी लाइब्रेरी नहीं गया और कोचिंग भी नहीं गया, लेकिन सेल्फ स्टडी और संडे टू संडे टेस्ट देना शेड्यूल वाइज, तो ये वहाँ से सीखा।
मैं एक बीच में बात और पूछूंगा, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जैसे गांव से बच्चा 12वीं करता है और शहर की तरफ भागने की कोशिश करता है कि मुझे बीएससी करना तो सिटी में जाए, कोचिंग लें, वो करें, लेकिन आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि बीएससी से चूक गए लेकिन अगले ही सप्ताह पीटीटी आपने 11वीं रैंक से हासिल की और घर पे रह के तैयारी की। जी बिल्कुल सर, घर पे रहेगी। तो ये होता है कि यदि पढ़ने का जुनून हो, जज्बा हो, तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। जी मटेरियल। उसके बाद में आपको अपने भाई ने गाइडलाइन किया, जो टीचर हैं, कि आप भाटिया आश्रम जाकर के तैयारी करें। वहाँ पे आपने ये रणनीति बताई, बहुत अच्छी तरीके से बताई, तो वहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी। जी सर, वहाँ से एजुकेशन शुरू कर दी, लेकिन क्या है कि डेट ऑफ बर्थ कम होने के कारण 18 साल तब तक पूरी उम्र हुई नहीं थी। तो बीच में मैंने एयरफोर्स के पेपर दिए, लगातार 2 एयरफोर्स के पेपर दिए और दोनों में फेल हो गए, क्योंकि मेरी अंग्रेजी सर शुरू से ही कमजोर थी और मैथ भी कमजोरी थी, उसी वजह से साइंस नहीं लिया था। एयरफोर्स में मैथ्स और इंग्लिश ही होती है। मैथ्स और इंग्लिश ही होती है, तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, साइंस आपने स्ट्रीम इसलिए नहीं लिया कि आपकी मैथ्स और इंग्लिश कमजोर थी? हाँ जी जी सर, तो साइंस की सलाह भी मिली। जब मैं 10th क्लास में गांव से जब मैंने क्लियर किया तो मेरे 73% बने थे 10वीं में। 10वीं में। तो फिर यही सलाह मिली कि आप बाड़मेर जाओ और साइंस लो, लेकिन मैंने हाथ खड़े कर दी, नहीं ये अपने बस की बात क्योंकि आपकी जो काबिलियत थी वो आपको अंदर से जानते थे कि भाई मैं इसमें पार नहीं पड़ पाऊंगा। मैं नहीं, लेकिन आपने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। हाँ, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो मुझे शुरुआत से ही आकर्षित लगते थे। इतिहास पढ़ना, राजनीति विज्ञान है या हिंदी साहित्य, ये हालांकि हिंदी साहित्य मेरा नहीं था, 11वीं 12वीं में हिंदी साहित्य वहाँ था ही नहीं, केवल अनिवार्य के रूप में पढ़ा। अनिवार्य के रूप में पढ़ा। मैं अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूंगा कि देखो, आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, लेकिन ईमानदारी से सुनिए। यहाँ रामाराम जी कह रहे हैं कि मुझे सलाह मिली और 73% उस समय बने, लगभग 2015 की 16 की बात है, तो उस समय ये कम नहीं थे, लेकिन सलाह देने के बावजूद भी अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी कि मुझे आर्ट्स के विषय प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं, और उसमें आपने पढ़ करके मुकाम हासिल किया। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। अच्छा, उसके बाद में आपका आर्ट्स ले लिया आपने जी, फिर आर्ट्स में अपना धीरे धीरे करियर बनाना शुरू किया। जी, तो वहाँ पर सर भाटिया आश्रम रहते हुए ही दूसरे साल, अगले साल 2019 में फिर प्री बीएसटीसी का पेपर दिया और उस समय मेरा चयन हो गया था और 433 नंबर थे और ऑल राजस्थान 300वीं रैंक थी। यानी उस समय आपका एक टारगेट था कि मुझे बीएसटीसी क्लियर करना है। जी। तो आप तैयारी उस समय जारी रखी आपने। जी, फिर कहाँ मिली, कॉलेज कहाँ मिली? डाइट बाड़मेर से। अच्छा, डाइट बाड़मेर में रेगुलर मोड में यहाँ से की है सर। तो फिर बीएससी रेगुलर मोड भी किया आपने। जी। तो साथ में ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन सर 2018 में ही वहीं सूरतगढ़ से ही शुरू कर दी थी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से उस समय फॉर्म चल रहे थे और हमारे को प्राइवेट ही करनी थी, क्योंकि करनी तो बीएसटीसी थी, तो उनके साथ में नहीं कर सकते, तो प्राइवेट मोड में ही हमने ग्रेजुएशन शुरू कर दी और 2018 से 21 तक ग्रेजुएशन हो गई और 19 से 21 में बीएसटीसी हो गई। 2021 आते आते आपका बीएसटीसी भी कंप्लीट हुआ और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। जी सर। अच्छा, उसके बाद में आपने, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई आत्मनिर्भर बनना है तो सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो ये सरकारी नौकरी पहली आपकी किस में भाग्य आजमाया, किस में लगी आपके? सर सरकारी नौकरी के लिए भाग्य तो वैसे एयरफोर्स में अपना लिया था। हाँ। वहां से तो परिणाम बड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन मुझे भी पता था कि इसमें बड़ा टेढ़ा काम है होना। तो उसके बाद में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी और उसमें फॉर्म लगाया और उस समय क्या होता था, अलग अलग जिलों के हिसाब से फॉर्म भरे, आज भी भरे जाते हैं, लेकिन आज आप एक ही जिले से भर सकते हो। तो उस समय मैंने 2 जिलों से फॉर्म लगाया, भीलवाड़ा और बाड़मेर से। और मेरा जो रिटर्न का पेपर है वो दोनों जगह से अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था और फिजिकल कॉल हो गया था। अब फिजिकल कॉल होने के बाद में जो दोनों की डेट आई है फिजिकल की, वो एक ही आ गई, डेट क्रॉस हो गई। तो मैंने बाड़मेर से ही फिजिकल देने का निर्णय लिया और उसमें भी सर हुआ यूं कि हमारा वेटिंग में सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी, रिजर्वेशन और बैकलॉग, ये बड़े मुद्दे थे उस समय, तो उस समय हमारा वेटिंग में सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ में आप चयनित हुए नहीं? कट ऑफ में जब पहला रिजल्ट आया तो उस समय हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब लगातार तीसरी और असफलता मिली। तीसरी असफलता मिल गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही रहा कि उस समय राजस्थान पुलिस में नहीं हो पाया। और 2021 के सर 23 सितंबर को राजस्थान पुलिस का वेटिंग का रिजल्ट आया और वेटिंग के रिजल्ट में बाड़मेर जिले से मेरी 2nd रैंक थी। अच्छा, 2nd रैंक थी आपकी। 2 ही पोस्टें थी ओबीसी कैटेगरी की और हालांकि मेरा जनरल से हुआ था, लेकिन 2 पोस्टों के लिए मैंने फॉर्म लगाया था। 2 पोस्ट उस समय वैकेंसी में शो हो रही थी। हाँ। और आप 2nd पोजीशन थे, फिर भी आपका चयन हुआ नहीं। चयन हुआ, फिर आपका वेटिंग में हुआ। वेटिंग में हुआ और वेटिंग में सिलेक्शन हुआ सर 23 सितंबर को। 24 सितंबर को राजस्थान पुलिस की ज्वाइन की मैंने और 26 सितंबर को रीट का पेपर था। अच्छा, तो ज्वाइन करने से पहले आपकी रीट की तैयारी तो चल ही रही थी? तैयारी अच्छी चल रही थी और अच्छे मार्क्स से हो रही थी, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे थे शेड्यूल से, बहुत अच्छे से। वो राजस्थान पुलिस को हम भूल गए थे, उसके गम को बिल्कुल भूल गए, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब रीट में कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लिखा था भाग्य में कि राजस्थान पुलिस ज्वाइन करने के बाद ही रीट दिया। जी जी। और ये अच्छा हुआ कि अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया और राजस्थान पुलिस की ज्वाइन की। उसके बाद में तारानगर में सेंटर आया था रीट का।
और रीट का पेपर दिया। अच्छा, जैसे आपने पुलिस ज्वाइन कर लिया जी। 2 दिन, महज 2 दिन बाद में रीट का मुख्य एग्जाम था जी। जिसमें आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का भाग्य वहां मिल रहा था। जी, जी। तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया जी। कि मैं सरकारी नौकरी तो मिल गई है मुझे। अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में आपने एंट्री करी। जी बिल्कुल सर। तो एग्जाम देने गए, उसमें आपका कैसा माहौल रहा? तृतीय श्रेणी एग्जाम के दौरान पेपर कैसा रहा? सर पेपर बहुत अच्छा था और मैं शुरुआत से ही, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैं गणित में थोड़ा कमजोर विद्यार्थी था। तो गणित के लिए मैंने 3 से 4 महीने पहले से ही अलग से तैयारी शुरू कर दी। 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 में से 4 सब्जेक्ट को मैं आधा दिन देता और गणित को आधा दिन, 4 महीने तक डेली ये क्या बात है। जो देखो अभ्यर्थी अमूमन रामाराम जी ये देखने को मिलता है कि जो विषय कठिन लगती है अभ्यर्थी उसको छोड़ देते हैं। जी, जी, और ये सोचते हैं कि हम इसका जो है भरपाई दूसरा विषय पढ़ के कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर शुरुआत में मैंने भी सोचा मैं भरपाई कर लूंगा, क्योंकि जब उसमें शैक्षणिक जो अभिरुचि के सवाल आते 10 तो वो मैं 10 में से 10 सही कर देता। लेकिन जो अंक गणित के, बीज गणित के सवाल आते वो मेरे से लगभग 20 में से 3 या 4 ही सही हो पाते वास्तव में। तो टेस्ट जब देते तो 13-14 नंबर से ऊपर जा ही नहीं पाते। तो 4 महीने लगातार आधा टाइम पूरा एक विषय को दिया और अंत में सर जब रिजल्ट आया तो मेरे 30 में से 28 नंबर आए थे गणित में। जी बिल्कुल। देखो अभ्यर्थियों, यदि आपने सही रणनीति से तैयारी करें तो जब केवल 3-4 क्वेश्चन सही होते थे उस अभ्यर्थी के 28 क्वेश्चन सही हो गए, है ना। तो ये होती है तैयारी की धार होती है। तो आप भी ऐसी रणनीति बनाएं कि जो कठिन विषय को छोड़े नहीं, क्योंकि वो मेरिट का निर्धारक होता है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। और यही निर्धारक रहा अंत में। बहुत जबरदस्त रणनीति अपनाई सर आपने। जी सर। तो फिर आपका एग्जाम हुआ 26 सितंबर को? हाँ, एग्जाम हो गया और उसके बाद में वापस आके पुलिस को ज्वाइन कर लिया और 5-6 महीने तक पुलिस में रही थी। 5-6 महीने तक आपने पुलिस की नौकरी की? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग? हाँ, अच्छा। ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में ये रीट का एग्जाम कब आया? सर रीट रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आ गया था लगभग मार्च में एक रिजल्ट आया था और मई में हमें पोस्टिंग मिली थी। तो उसमें अच्छे अंक से आपका चयन हुआ होगा? जी, 30 30 नंबर आए मई 2022 को हमारी पोस्टिंग हुई। सर उसमें 136 नंबर आए थे। 150 में से? जी। 150 में से 136 नंबर लाए और अच्छी रणनीति से लाए आप। जी जी बिल्कुल। फिर आपका पोस्टिंग कहाँ मिला तृतीय श्रेणी में? सर पोस्टिंग मेरे गांव के नजदीक है, सियानिया गांव में, वहां मिली थी, घर से 2 किलोमीटर दूर। घर से महज 2 किलोमीटर दूर। देखिए संयोग देखिएगा, पढ़ने जाते थे तो कम से कम 3.5 किलोमीटर दूर जाते थे और जो पोस्टिंग मिली नौकरी की वो केवल 2 किलोमीटर दूर मिली। अच्छा, फिर आपने घर से ही अप डाउन करते थे? जी, घर से ही अप डाउन करते थे, क्योंकि नजदीक तो कोई शहर था नहीं जहाँ से रह के हम आगे की तैयारी कर सके, तो घर हमारे लिए अनुकूल था। अच्छा। तो खेत की मिट्टी और किताबों की खुशबू से ये सुहाना सफर जो शुरू हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचा। तो आपने जब तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में आपके कैसे ख्वाब आया कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का ये योजना कहाँ से बनी आपकी? सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योजना है वो वैसे तो सर शुरुआत से तो हमारा कोई सपना ऐसा था नहीं बड़ा। वैसे तो सर स्कूल में जब हम 10वीं 11वीं क्लास में थे तो तब कोई भी आके अगर बाहर का पूछता क्या बनना है तो अमूमन हमारे यहाँ के बच्चे क्या बोलते RAS या IAS, बस 2 शब्द सुन रखेगा IAS। तो हमारा सपना था IAS बनना। ठीक है। लेकिन अच्छा, आपने IAS बनने का सपना बुना था? सपने सर वो होते हैं देखा देखी जो समाज के माहौल के हिसाब से, लेकिन वैसा कोई था नहीं कि यही बनना है। अब जब राजस्थान पुलिस में हुआ तो बहुत अच्छी खुशी हुई कि पहली सरकारी नौकरी मिल गई। अगर यही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हम वैसे परिवार से आते हैं जो सामान्य परिवार है, सामान्य किसान परिवार है। कोई बहुत बड़े सपने लेके आते नहीं है कि माता पिता इस सर्विस में तो हमें इससे भी ऊपर बढ़ना है, तो वो तो कोई था नहीं। बस ठीक है भाई, अपने माता पिता कृषक परिवार है और एक सरकारी नौकरी लग गई वो भी पर्याप्त है अपने लिए, खुशी की बात है। ठीक है, फिर आपने चयनित उसके बाद जब शिक्षक में हो गया तृतीय श्रेणी में तो और अच्छा हो गया। तो फिर सर महत्वाकांक्षाएं होती है, इंसान को जीने सही से नहीं देती कि आप कुछ करो। जब इस उम्र में हो गया सर, मैं 20-21 साल की उम्र में तृतीय श्रेणी शिक्षक ज्वाइन कर लिया। 20 वर्ष की उम्र में तृतीय श्रेणी ज्वाइन कर लिया आपने? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। जब ज्वाइन किया तब मन में लगा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका जज्बा जो था, जो लगन थी, वो उसमें अंदर से एक आग प्रज्वलित हो रही थी कि मुझे कुछ करना है। हाँ, और जब शिक्षक में ज्वाइन कर लिया तो सर उससे पहले 2021 के अंदर मैंने MA स्टार्ट कर दी थी, कोटा जो VMOU कोटा से, ओपन से, वहां से MA स्टार्ट कर दी थी। और MA के साथ साथ में मैंने नेट की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सर BSTC कर रखी थी। तो BEd तो पत्राचार से ही होगी बाद में, वो ज्वाइनिंग के बाद होगी, और अगर पहले शुरू कर दें तो पूरी नहीं होगी, तो हमने BEd का विचार ही छोड़ दिया। और हमारे गांव में सर उससे पहले जो पिछली भर्ती थी उसमें दिनेश जी खिलेरी वो सिलेक्ट हो चुके थे। हमारे गांव वो PO थे। तो मैं उनके अंडर इंटर्नशिप कर रहा था BSTC की। जी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि हिंदी विषय ले लो और MA स्टार्ट कर दो कोटा से, और उसके साथ ही नेट की तैयारी शुरू कर दो। क्या हिंदी विषय जो आपने अभी कहा कि 12वीं में मेरे हिंदी साहित्य था नहीं, केवल अनिवार्य के रूप में पढ़ा,
तो वो दिनेश जी ने मोटिवेट किया या हिंदी विषय के प्रति आपकी रुचि रही? अपने पश्चिमी राजस्थान में अमूमन देखा जाता है कि हिंदी विषय को थोड़ा अरुचिकर माना जाता है या फिर आगे संभावनाएं कम मानी जाती, तो आपकी रुचि सर ने कहा तब जगी या पहले से आपके कहीं न कहीं कोने में? हिंदी की रुचि सर, हिंदी में तो बहुत पहले से रुचि थी। अच्छा। वो क्या हुआ कि सर क्लास 9 में मैंने एक किताब पढ़ी थी, टाइम मैनेजमेंट, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित हुई। तो उस समय एक साहित्य के प्रति रुचि हो गई थी। और 11वीं क्लास में आते जो गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है बहुत अच्छा, वो 11वीं में आते पढ़ लिया। हालांकि हिंदी साहित्य विषय नहीं था, लेकिन रुचि के लिए रुचि। अब गोदान पढ़ा तो और ज्यादा रुचि हुई, क्योंकि हिंदी का सबसे अच्छा उपन्यास माना जाता, वो हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया। हालांकि उस समय कितना समझ आया, क्या ग्रहण किया, वो बात नहीं थी, लेकिन अच्छा समझ में, पढ़ने में अच्छा लगा। लगभग 200 पेज का उपन्यास को अगर 2-3 दिन में हमने पूरा किया तो लगा कि अच्छी बात है। और उसके बाद जब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य ले लिया था। 12वीं में समाज शास्त्र था, समाज शास्त्र की जगह जो समाज शास्त्र के हमारे टीचर भी नहीं थे, तो बिना शिक्षक के रुचि पैदा भी नहीं हो सकती। ये हाँ, बिल्कुल सही। एक अच्छा शिक्षक हो तो आप किसी भी विषय में रुचि पैदा कर सकते हैं। जी। तो हमारे वहाँ पे सेडवा स्कूल में थे नहीं, एक हिंदी के शिक्षक थे जो हिंदी अनिवार्य पढ़ा, जगदीश जी, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते थे, तो वहां से भी हिंदी के प्रति एक रुचि जगी। और उसके बाद में सर मेरी रुचि इतनी हिंदी साहित्य में थी कि मैं कभी कभी क्या होता, कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं, 8-10 दिन बाद पेपर है, उससे पहले अगर कोई उपन्यास हाथ में लग गया तो उसको पढ़ डालते। इतनी रुचि थी जी कि महज सप्ताह भर बाद एग्जाम है, लेकिन यदि कोई अच्छी बुक मिल गई तो पढ़ना है। सर डार्क कोर्स है या 12th फेल है, ये उपन्यास उस समय आए थे, तो ये मैंने मोबाइल में PDF में पढ़ लिए थे। PDF डाउनलोड कर ली भाई, बाजार में कब मिलेंगे पता नहीं, पहले पढ़ लिए। मोबाइल से 200 पेज के उपन्यास PDF से 2-2 दिन में खत्म कर दिए। 2-2 दिन में मोबाइल में PDF डाउनलोड करके स्क्रीन में पढ़ लिया आपने? 2-2 दिन में भी? हाँ, 2-2 दिन में ये पढ़े। मतलब इतनी, ये आपको दिखाता है अभ्यर्थियों के रामाराम जी की रुचि। देखिएगा, पढ़ने में रुचि इतनी कितनी शानदार थी, इतनी ललक थी कि भाई बाजार में कब आएगा, सीधी PDF डाउनलोड कर पढ़ लिए। बिल्कुल सर। अच्छा। और उसके बाद सर क्या होता है कि अपने सरकारी नौकरी माने के बाद आदमी क्या थोड़ा शिथिल हो जाता है, कंफर्ट महसूस करता है कि अब ठीक है। सही बात, गांव में जाना, शादी विवाह जाना, गांव में आप जाओगे, हर कोई आपको इज्जत दे रहा है, क्योंकि बेरोजगार को तो कोई इज्जत देता नहीं है, सीधी बात सही है। तो जब गए गांव में तो एक सोशल कांटेक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरा यही इच्छा, जो मन था कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लूं जो मेरे को रुचि कर लगे, जिसमें मैं रुचि से पढ़ सकूं। अगर मैं इतिहास लेता, राजनीति लेता तो मेरे को थोड़ा बोरिंग लग सकता, इतना अच्छा नहीं कर पाते, इतना अच्छा नहीं। तो मैंने कहा हिंदी ले लेते हैं, कहानियां उपन्यास कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे, तो शुरुआत से रुचि है, तो इस वजह से हिंदी ले लिया। और उन सर दिनेश जी ने बोल भी दिया था कि आप हिंदी ले लो। और जो जगदीश जी थे सर हमारे हिंदी के जो लेक्चरर थे, तो उन्होंने भी बोला, क्योंकि वो दोनों हिंदी से थे, रुचिकर तरीके से पढ़ाते भी थे, पढ़ाते थे, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव। तो ये बताइएगा, जब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म फिलअप किया, उस समय आपकी उम्र क्या थी सर? उस समय और न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्या थी उम्र? सर न्यूनतम एलिजिबिलिटी 21 साल होती है, और जब मैंने फॉर्म फिल किया तो उस समय मेरी उम्र थी 21 साल और 3 दिन ऊपर, महज 3 दिन ऊपर थी। जी सर। तो ये बड़े संयोग की बात है कि अगर 2-3 दिन पहले या बाद में होता तो मैं शायद इसमें नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं भर पाता। देखिए अभ्यर्थियों, कितने संयोग की बात है कि जब न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी होती है 21 वर्ष होती है, और रामाराम जी ने महज 3 दिन पहले एलिजिबिलिटी हासिल की और फॉर्म भरा और इस मुकाम को हासिल किया। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। फिर उसके बाद में आपने फॉर्म तो भर दिया, फिर गाँव में भी रहे या फिर, क्योंकि अपडाउन आप गाँव से करते थे? हाँ, गाँव में ही सर, शुरुआत से लेकर अंत तक गाँव में ही रहा था मैं सर। तो गांव में अमूमन ये देखा जाता है ना कि भाई बिजली कट जाती है रात्रि में, क्योंकि थोड़ी सप्लाई कम हो पाती गांव में। हालांकि तब तक बिजली तो आ गई थी आपके, तब तक आ गई, तो सप्लाई बंद हो जाती है, बिजली कटौती हो जाती थी, और गांव में ही रह करके आपने इस सफर को पूरा तय किया जी। तो उस समय कुछ ऐसी परेशानियां आई, तो उसको कैसे झेला आपने? जी सर, पहली बात तो कि पोस्टिंग वहीं थी, तो गाँव को छोड़कर और कहीं जा भी नहीं सकते, स्कूल डेली अप डाउन करना पड़ता था, और बिजली की समस्या तो होती थी, और विशेषकर जो बारिश के दिनों में तो बिजली लगभग रात को आती, कटौती ज्यादा होती, तो उससे पहले मोबाइल को चार्जिंग पे रखते, और टेस्ट सीरीज चल रही थी खूब, टेलीग्राम ग्रुपों में चले जाते, या अनेक सारे ऐप थे जिनमें फ्री की टेस्ट है, या फिर खरीद के मटेरियल पढ़ते, या ऑनलाइन PDF देख लेते, कुछ भी, लेकिन अपने जो समय है उसको जाया नहीं करते थे, कम से कम उसका सदुपयोग कैसे किया जा सके वही करते थे। तो रात को 2-4 घंटे तक मोबाइल में भी पढ़ सकते थे, और ये अच्छी एक मुझे लगता है हैबिट थी। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक आग जल रही थी कि मुझे बनना है, तो आप पहले से रणनीति बना के रखते थे, लाइट चली जाएगी तो इसको मोबाइल को जो है चार्ज करके रखते थे, फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, मतलब समय का सदुपयोग करते थे आप लोग कि भाई टेस्ट सीरीज पढ़ लेंगे, या फिर कोई सिलेबस डाउनलोड किया उसको पढ़ लेंगे, यानी लाइट कटौती का कभी नुकसान होने दिया नहीं आपने? नुकसान नहीं। अच्छा, फिर आप स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आते थे?
जी। और घर आकर के ये टाइम मैनेजमेंट जो आपने किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपने सफ़र तय किया, इस सफ़र में क्या दिनचर्या थी, क्या रणनीति थी आपकी, और कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, आपकी रणनीति क्या थी इसकी में? सर रणनीति की बात करें तो पहले तो मैं दिनचर्या का बताऊं। हाँ, दिनचर्या बताओ। सर स्कूल का टाइम 6 से 1 का या 7 से 1 का जो हाँ। टाइम होता था, उसमें क्या है सर, सुबह तो मेरी एक आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाया, आज तक कभी नहीं अच्छा, आपकी अपनी अपनी आदत होती पढ़ा। है। जी, अपना अपना व्यक्तित्व है, तो मेरी यही आदत थी कि मैं कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ नहीं पाता था। तो स्कूल से आने के बाद में खाना वाना खा के 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेते, उसके बाद पढ़ने को बैठ जाते लगभग 4 बजे करीब। तो 4 से लेकर रात को 11-12 बजे तक लगातार पढ़ाई कंटिन्यू। जी सर, कंटिन्यू। क्यों बीच में 1-2 घंटे हो जाता था खाना, बाकी कंटिन्यू होता था। तो स्कूल के टाइम के साथ में अगर पढ़ाई होती तो कम से कम 7-8 घंटे प्योर पढ़ाई हो जाती थी, इतनी हो पाती थी। अच्छा। और अंत में जब हमारा जीके का पेपर था 7 जनवरी को, और उससे पहले जो सर्दियों की छुट्टियां आ गई थी, हाँ, वो मिल गई। तो वो मिल गई थी लगभग 10-15 दिन, थोड़ी थोड़ी छुट्टियां आगे बढ़ती गई थी सर्दी बढ़ते टाइम। तो जीके के पेपर में तो मैं एक्स्ट्रा कोई छुट्टी लेने की जरूरत पड़ी नहीं, और जीके का पेपर मेरा पहले ही राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी, तो उस समय बहुत अच्छा हो गया था। तो एक बार रिवीजन ही करना था, और उसी वजह से मुझे लगता है कि हिंदी से भी ज्यादा मेरा जीके का पेपर स्ट्रांग था, और 50 में से 38 नंबर आए थे, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। जीके का पेपर आपका बहुत शानदार गया, बहुत शानदार, 38 नंबर लाए आप। 38 से। तो जो पिछली बार भर्ती से 1-2 नंबर से चूके थे, उनके जब मैं नंबर पूछे तो 32-35 से ऊपर कोई नहीं था। तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप एक मानसिक लेवल तो बढ़ गया, बढ़ गया जीके अपने में बहुत लीड ले रखी मैंने। हाँ, तो अगर उसमें 1-2 नंबर कम भी आ जाएंगे, फिर भी मैं चयन की दौड़ में हूँ। जी सर। तो उसके बाद में जीके का पेपर आपका लगभग 2 महीने पहले हो गया। हाँ, 7 जनवरी को हुआ था, और हमारे हिंदी का जो पेपर है वो 17 मार्च को। लगभग 2 महीने आपको मिल हाँ, गए, बिल्कुल, केवल 2 महीने। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल केवल गया आपको। सब्जेक्ट को। अच्छा, फिर उस समय आपने जो 2 महीने का जो था, उससे पहले तो आप लोग पढ़ ही रहे थे, तो उस 2 महीने के दरमियान आप स्कूल कंटिन्यू जारी रखा या छुट्टियां ली, क्या किया? सर अंत में 1 महीने मैंने छुट्टियां ली थी। अच्छा। और छुट्टियों के दौरान में लगभग सर 14 घंटे के करीब पढ़ाई हो जाती। 14 घंटे? हाँ, 14 घंटे। वो भी आपने गांव में रह के किया? गांव में ही सर, बिल्कुल गांव में। घर के पास में एक मकान बनाया हुआ था, उसमें मेरा वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था थी। अब जब सिटी में जाते तो क्या चाहिए हमें, वही कि डिस्टर्बेंस नहीं हो, बस। और घर में जैसे वहाँ रहते हैं तो घर पे कोई आता जाता है जो थोड़ा सामाजिक हो जाते हैं, तो मैं एकदम अकट गया था। कोई शादी ब्याह है तो उसमें भी थोड़ा जाना कम कर दिया था, और मोबाइल देखना भी कम कर दिया था। ऐसा नहीं कि मोबाइल बिल्कुल कम किया, लेकिन जो जो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है वही देखे थे। बाकी सोशल अकाउंट तो थे पहले भी, ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, लेकिन उस टाइम डिलीट कर दिया। उसमें एक्टिव नहीं रहे। हाँ, लगभग 2 महीने तक बिल्कुल कट के रहे। क्या आप इसमें मानते हैं कि पढ़ाई के दौरान इनसे इनएक्टिव रहें तो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल डिस्टर्ब तो होता ही है सर। आप अगर इंस्टाग्राम खोल लिया, अब रील पे रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो अब पता ही नहीं चलता, टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, समय खराब होता है। हाँ बिल्कुल। तो रामाराम जी, ये बताइए कि अमूमन ऐसा देखा जाता है, आपके भी पढ़ाई की एक ग्रुपिंग था, या फिर आप अपने आप में अकेले पढ़ते थे? सर मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं हिंदी साहित्य में बिल्कुल नया था, और पहले कभी ऑफलाइन कोचिंग कहीं से की नहीं, या फिर बच्चों के साथ में पहले भी कंपटीशन की तैयारी हिंदी के लिए की नहीं थी, तो ज़्यादा कांटेक्ट तो थे नहीं। 1-2 कांटेक्ट थे जो हिंदी से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे थे, तो वो भी कोई खास तैयारी नहीं कर, सब हिंदी था उनका, इतना था, वो अच्छी तैयारी नहीं थी। तो जीके का पेपर होने के बाद में मेरे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हुए, लोगों को पता चला कि इसके भी 38 नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे कांटेक्ट ग्रुप बन गए। जी, तो कई दोस्त बन गए जीके के पेपर, उन 2 महीनों के बीच में अच्छे काफ़ी दोस्त भी बन गए, और फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी उनके साथ अच्छा डिस्कस हुआ, उनका फ़ायदा भी मिला दोस्तों का। तो आपका ये सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ वो कहाँ हुआ? अजमेर? वो सर अजमेर हुआ था। ऑफलाइन ही हुआ था? ऑफलाइन। उस एग्ज़ाम हॉल में, ये थोड़ी सी दी आपको पूछना चाहूँ, तो एग्ज़ाम हॉल में आपने पेपर का लेवल देख करके अपने आप को कैसे मेंटेन रखा? क्या कभी आपको ऐसा निराशा महसूस हुई कि पेपर का लेवल देख करके, या कभी निराशा हुई तो आपने उस समय कैसे कवर अप किया उस ड्यूरिंग 3 आवर्स, 3 घंटे के दौरान? सर वही थी कि पेपर का लेवल जो था वो जस्ट जिससे पिछली जो भर्ती थी उसका सेम लेवल था। तो हम मानसिक रूप से प्रिपेयर होके गए थे कि इसी तरीके से पेपर आएगा, और वो पेपर हमारा इसी तरीके से आया था, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन पहले एक बार सोचा था कि हो सकता है फैक्चुअल सवाल ज़्यादा आ जाए, तो फैक्चुअल सवालों में मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। अगर वो कॉन्सेप्चुअल आए, बिल्कुल
उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तैयारी नहीं। बढ़िया थी। हाँ जी, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, तो उसमें जो सवाल थे वो समझ आधारित ज्यादा थे। हालांकि बड़े सवाल और से वही लोग आपका डर जाते स्ट्रांग हैं। पॉइंट था। जी, वही स्ट्रांग पॉइंट था, तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं थी और आराम से यूं कॉन्फिडेंस आ गया था। अगर पहला पेपर हुआ वो अच्छा चला गया और दूसरे पेपर में वैसे भी अपने पकड़ अकॉर्डिंग अच्छी आ थी। गया, जी बिल्कुल, तो लेवल और बढ़ गया आपका। लेवल और। तो आपने गांव में रह करके बढ़िया तैयारी की और फिर आपका लगा इंटरव्यू कॉल हो गया। जी सर, इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू कॉल के दौरान आपने कैसे तैयारी करी? सर इंटरव्यू कॉल के दौरान तैयारी के सर 1-2 मॉक दिए मैंने, मॉक इंटरव्यू दिए, तो बड़ी झिझक थी सर, क्योंकि बिल्कुल एक नया बंदा, हिंदी साहित्य में ज्यादा अनुभव नहीं है। ठीक है, पेपर क्लियर हो गया, अच्छा पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी खुद पे विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारे साथ हमारे कंपटीशन में वो बच्चे जो पिछली बार इंटरव्यू दे के आए हैं। जी, तो उनका तो कॉन्फिडेंस तो है ही आई। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस तो अपने आप हाई रहना ही है। हम बिल्कुल नए, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मेरे जो दोस्त बन गए थे उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की। कई दोस्त है जो अभी फाइनल सेलेक्ट भी हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की, जो इंटरव्यू के लिए अब मोबाइल पे 2-2 घंटे तक बात करते थे। 2-2 घंटे तक आपको गाइडलाइन कोई कर रहे टॉपिक पे पहले दिन तय कर लेते थे, आज प्रगतिवाद पे करनी है, तो दूसरे दिन वो जैसा भी सवाल आए पूछो, फिर हम उस हिसाब से जवाब देने की मतलब कोशिश आपके एक लेवल के ग्रुपिंग आपका है तो वो काफी हेल्प मिलती है। बिल्कुल फुल हेल्प मिलती है आपको। आंतरिक प्रेरणा भी मिलती है। अच्छा, बाहरी मोटिवेशन के साथ साथ आंतरिक प्रेरणा बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैं जी, भी अब यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ। तो वो दोस्त हमेशा यही कहते थे कि पहली बार में यहाँ तक पहुंचना बड़ी हाँ, बात है, बड़ी बात तो है। आप कर सकते हो। मैं कहता था मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ। जी, जी। अब इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, मॉक इंटरव्यू भी ज्यादा देने की सुविधा नहीं थी, तो बाद में 1-2 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे। बाकी कोई कोर्स करना उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि एक जॉब के साथ में करना होता है। और सबसे बड़ी बात की बड़ी क्लासों को पढ़ाने का अनुभव भी नहीं था। अनुभव नहीं था। मैं 8वीं क्लास तक था, तो 8वीं क्लास तक पढ़ाना और 11वीं-12वीं के बच्चों को पढ़ाना बहुत अलग बात है। बहुत अंतर होता है। वहाँ बच्चे सामने से अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने का अनुभव भी नहीं। मैं हिंदी साहित्य का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूँ, मैं आज तक कभी 11वीं-12वीं में पढ़ाई नहीं, हिंदी नहीं पढ़ाई, तो वो भी एक झिझक होती है, लेकिन उसको दूर करने का दोस्तों ने अच्छा प्रयास किया और कर भी पाए। मतलब ये कि आप एकदम नए थे, बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों से रूबरू कभी हुए नहीं और जाके सीधा इंटरव्यू फेस करोगे, वो भी बड़े लर्नेड पर्सन के सामने, तो ये आपके ग्रुपिंग जो अच्छी बन गई, उन्होंने आपको बेनिफिट दिया। संगति का बड़ा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू था वो किस बोर्ड में था? सर मेरा इंटरव्यू था कर्नल केसरी सिंह जी राठौर। अच्छा, तो उसमें एक आरपीसी मेंबर होते हैं जो कर्नल साहब थे और उसके बाद 2 एक्सपर्ट होते हैं जी। तो आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला? सर मेरा इंटरव्यू तकरीबन 27-28 मिनट चला। ये तो अच्छी बात है सर, अमूमन कम चलता है, लेकिन आपका लंबा काफी खिंच गया। जी सर, मेरा 25 नवंबर को इंटरव्यू था, तीसरे चरण का पहला ही कैंडिडेट मैं था। अच्छा, तो प्रेशर भी था। अगर अपन दूसरा तीसरा कैंडिडेट होता तो पहले जो दे के आया उससे कुछ बातचीत भी हो जाती कि कैसा गया इंटरव्यू, क्या गया। तो मैं पहला ही कैंडिडेट, और दूसरा कर्नल साहब के बोर्ड में मिला, तो पहले ही ग्रुपों में हवाबाजी होने, कर्नल साहब थोड़े स्ट्रिक्ट है, वो इस तरीके से सवाल पूछते, तो डर अपने आप नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिव। और पिछली बार इंटरव्यू हमने दिया नहीं, वहां तक कोशिश भी नहीं हुई थी, क्योंकि तो हमारे एक डर रहता है। इंटरव्यू शब्द भी आपका सामना पहली बार कर रहे थे आप? सर पहली बार, और आरपीएससी को भी पहली बार देखा। पहली बार ही देखा? जब वहां गए तो सर इंटरव्यू से पहले जब अपन जाते हैं तो एक कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पीएचडी कर रखी है, विद्यार्थी जो अपनी थीसिस लेके खड़े हैं, बड़े बड़े पोथे लेके, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा सामना उनसे हो रहा है, VMOU कोटा बस यही सर। तो फिर वो एक डर होता है। हाँ, होता है। और जब पहला ही कैंडिडेट भी मैं था, तो उन्होंने आते ही कहा बैठो, और बैठने के सब एक थोड़ा बहुत परिचय हुआ, परिचय के बाद डायरेक्ट ही कहा बोर्ड पे जाओ। डायरेक्ट बोर्ड पे बोल दिया? डायरेक्ट बोर्ड पे जाके पढ़ा, और 17 मिनट तक मेरे को बोर्ड पे ही खड़ा वो रखा। टॉपिक आपका पसंदीदा या उन्होंने तय किया? नहीं सर, आपने छोड़ उससे दिया? पहले क्या होता था कि अपन पसंदीदा टॉपिक लेके जा सकते हैं, कि आपका कोई प्रिय कवि या कवित्री, उसको पढ़ाओ। लेकिन अब की बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो खुद अपने से टॉपिक दे रहे हैं। टॉपिक उन्होंने दिया आपको? जी। क्या टॉपिक तो दिया आपको? मुझे शुरुआत में एक बड़ा खौफनाक सा सवाल दिया, और मुझे पहले तो चेतावनी दी कि हम एक बार ही मैं बोलूंगा, दोबारा मेरे से सुनने का प्रयास मत करना। ओहो, शुरुआत जाते ही आपको एकदम वो स्टिक अपना हो गई? कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि कितना है उसका आत्मविश्वास कितना है। तो मैंने कहा जी सर, और उसके बाद में मेरा पहला ही सवाल यही पूछा जो हिंदी साहित्य में बड़े एक भयानक से सवाल माने जाए कि विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकता में क्या संबंध है, उनके बीच में दो अंतर, दो समानता बताते हुए इनके जो मूल अवधारणा है वो समझाइए। ये कर्नल साहब ने पूछा? कर्नल साहब ने एक ही सवाल, इतना लंबा सवाल पूछा, फिर कहा आप बोर्ड पे समझाओ। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैं कहा सॉरी सर, मुझे पूरा सवाल याद नहीं रहा, तो बताने। तो वो हंस गए, और हंसने के बाद उन्होंने माहौल ठीक हो गया जी। तो वहां से मेरा माहौल अच्छा कि ठीक है सर, अपन कर सकते हैं। और दूसरी सर, मेरे रिटर्न में अच्छे नंबर थे, मेरे 159 नंबर थे।
तो लगभग मेरिट भी यही बताई जा रही है जो बाजार में भाव होते हैं ना, हाँ, कि 160 61 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। हाँ। और हुआ भी यही 161 तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया जी जी कि मैं कट ऑफ के बराबर तो ला रहा हूँ। मुझे नंबर पता था कि 3-4 नंबर तो देंगे ही, अगर हम गए हैं तो कम से कम तो भी हम चयन तो हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका मतलब मजबूत था। जी जी। तो फिर आपने 17 मिनट बोर्ड पे पढ़ाया। जी सर, 17 मिनट। उसके बाद आपको बोर्ड पढ़ाने के दौरान क्रॉस क्वेश्चन किए क्या? हाँ बिल्कुल, पढ़ाने के दौरान वो तो सर 2-3 मिनट का सवाल क्लियर हो गया था पहला तो। उसके बाद में व्याकरण से सारे सवाल पूछे, वाक्य लिखवाए, वाक्य का विच्छेद करो, या फिर यहाँ पे संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा, ऐसे छंटवाए। ये एक्सपर्ट ने पूछे या एक्सपर्ट ने पूछे? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, 1-2 सवाल एक्सपर्ट ने। फिर मेरे को पूछा था कवियत्री के बारे में, मीराबाई के बारे में, कि मीराबाई के बारे में बताओ। तो मैं मीराबाई के लगभग जितने भी मुख्य मुख्य कवि थे उनकी 2-2 4-4 पंक्तियां मैं याद करके गया। तो मीराबाई का मैं पद याद करके गया था। तो मैंने बिल्कुल पद सुनाया उनको, ऊंची आवाज में अच्छे से उनका पद सुनाया, उसका भावार्थ कर दिया। तो वो मुझे लगा कि वो कर्नल साहब जो संतुष्ट हो गए थे। जी बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा था बहुत अच्छा है ऐसे। अच्छा, आपको यूं मतलब ये है ना, ये आपको ये रिएक्शन दिया। उसके बाद में प्रथम एक्सपर्ट ने पूछना शुरू किया। जी, उन्होंने भी काफी कुछ पूछा होगा। जी, उन्होंने गोदान के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, और जितने भी लगभग मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य हर पहलू को छूने का प्रयास उन्होंने किया। जी। तो फिर पहले जो एक्सपर्ट थे वो भी आपसे संतुष्ट थे? क्या लगा आपको? जी, मुझे लगा सर संतुष्ट थे। हालांकि कुछ सवालों में मैंने सॉरी भी बोला था। 1-2 सवाल कर्नल साहब ने पूछे कि ये ऑप्शनल सवाल है, इसका आपके इंटरव्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर सकते हैं। तो मैंने मना भी किया था। मुझे सर करणी माता जी के बारे में पूछा कि करणी माता जी का मंदिर कहाँ है, तो मैंने बताया कि आप गए हो। तो सर मैं गया भी था, सूरतगढ़ जाते टाइम देशनोक पड़ता है, तो मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताया थी, रेलवे स्टेशन से इधर है, मैं गया। तो उनको पूरा भरोसा किया, झूठ तो नहीं बोल गया है। तो फिर मेरे को कहा करणी माता जी का चिरजा सुनाओ गाकर। तो वहां मैंने सॉरी बोल, मैं सर मुझे नहीं आता। उसके 1-2 सवाल और पे भी मैंने सॉरी बोली। तो जो कि सामान्य है कि इतना तो चलता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे किसी सवाल में आप अटक रहे हैं, आप अपने विवेक से बताइएगा कि जहां अटके हैं वहां पे झूठ मूठ परोसने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बोल दीजिएगा सर। वो बहुत अनुभव लेके बैठे हैं, बहुत अनुभव का सागर लेके बैठे, चेहरे से मालूम चल जाता है। बिल्कुल। तो उनको पता चल जाता है कि ये अब यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश, बनावटीपन इंटरव्यू में नहीं चलता। बिल्कुल आप जैसे हो सहज हो बने रहो। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल शुद्ध तत्सम हिंदी ही बोलो। हाँ। अब जैसे क्षमा करना, ये शब्द मेरे से कभी बोला ही नहीं गया, तो मैंने उनके सामने सॉरी बोला। उनको कोई, मुझे लगता है उसका इंटरव्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सहज था। अगर मैं बनावटी हिंदी बोलता तो असहज कृत्रिमता आती, तो हो सकता है उच्चारण में कहीं गड़बड़ी हो जाती। पश्चिमी राजस्थान में समस्या रहती है। जी बिल्कुल। तो ये सेकंड एक्सपर्ट ने भी आपको कुछ पूछे होंगे? जी, सेकंड एक्सपर्ट ने भी ये सवाल पूछे थे, काव्य शास्त्र संबंधी सवाल पूछे। एक को दोहा दिया, तो फिर बताया इसकी मात्राएं गिन के बताओगे, सिद्ध करोगे ये दोहा ही है, दोहा सही है गलत, तो वो भी मैंने कर दिया था। तो वो भी आपसे लगभग संतुष्ट थे? जी, लगभग संतुष्ट। तो लगभग आपका 27 मिनट बोर्ड इंटरव्यू चला। तो ओवरऑल आपका क्या कैलकुलेशन था कि लगभग आपको कितने नंबर मिले होंगे, आइडिया? मुझे जी, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो क्या शुरुआत में थोड़ा कम था, तो बाद में बढ़ा था। तो मैं लगभग ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तो स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो 12 से 16 के बीच में नंबर मेरे को दिए होंगे, क्योंकि मेरी 5वीं रैंक थी। तो 5वीं रैंक के हिसाब से मुझे लगता है कि इतने नंबर दिए हैं, तभी मेरा 100 लगभग 71-72 नंबर मेरे हो गए होंगे। तो मुझे लगता है इतने नंबर मेरे दिए होंगे। हाँ। तो अब इंटरव्यू भी अच्छा गया, और फिर रिजल्ट कितने महीने बाद आया? सर रिजल्ट हमारा आया था दिसंबर में, तो मार्च में पेपर हुआ, और इंटरव्यू 25 नवंबर को हुआ, और 17 दिसंबर को रिजल्ट आया था। तो आमतौर पर सर आरपीएससी में यही होता है कि इंटरव्यू के लास्ट दिन रिजल्ट निकाल देते हैं, लास्ट वर्किंग डे निकाल देते हैं। तो हमारे सर 2 दिन बीच में नॉन वर्किंग डे थे, तो अगला वर्किंग डे था 17 दिसंबर को, उसको निकाल दिया। जी। तो रामाराम जी, वो क्षण, वो पल के बारे में अनुभव बताइए, जब आपको पहली बार ये कि मेरा रिजल्ट आया है, ये सूचना कहाँ से मिली आपको? सर पहले तो क्या होता है कि हम ग्रुपों में चलता रहता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, और हमें भी संभावना थी कि अब अगर इंटरव्यू का अंतिम चरण है तो लास्ट दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो पूरे दिन वेट करते रहे, लेकिन पूरे दिन रिजल्ट आया नहीं। और रिजल्ट आया सर रात को 12:15 में, 12:15 बजे, और मैं 11:30 तक वेट किया, और 12 बजे मैं सो गया कि आज तो नहीं आना। अब इतनी देर रात को आरपीएससी में अब कार्यालय खुला कारण है, अब कार्यालय खुला कारण है। तो 1 बजे मेरे दोस्त है जुगता राम जी, जिनका भी इसी में हो गया है सिलेक्शन। अच्छा, उनका भी हो गया? हाँ, उन्होंने सबसे पहले अपना रिजल्ट देखा, हो गया। तो फिर मैं उनके साथ क्यों इंटरव्यू के लिए डिस्कस कर रहा था,
तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि रामाराम जी आप बताओ आपका रोल नंबर क्या, रिजल्ट आ गया। हाँ। तो मैं लगभग 1 बजे उन्होंने मेरे कॉल किया। रिजल्ट 12:15 में 1 बजे उन्होंने मेरे कॉल किया। तो मैंने बस अपना रोल नंबर बताया कि साइड खोल रखी थी उन्होंने, फिर रिजल्ट देखा 5वीं रैंक है। तो मुझे सच में सर भरोसा ही नहीं हुआ। अच्छा। अब रात को 1 बजे 1:15 बजे मेरे को बताया जाए 5वीं रैंक है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो पिछला इंटरव्यू दे चुके थे जुक्ताराम जी, उनके उस इंटरव्यू में 15 नंबर आए थे, हालांकि रिटर्न में कम थे, सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा अगर ये बंदा 109वीं रैंक से सेलेक्ट हो रहा है तो मेरा 5वां कैसे? मैंने कहा सर आप दोबारा लिस्ट चेक करो, वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि दोनों लिस्ट एक साथ आती है। सही बात। तो उन्होंने दोबारा कंफर्म करके नहीं सर आपकी 5वीं रैंक है। अच्छा। तो मुझे पूरा भरोसा हुआ। अब उस पूरी रात को बताएं भी कैसे, किसी को जगा नहीं सकते। सही बताऊं तो अकेले नहीं, वो खुशी, वो जो क्षण है ना, वास्तव में अच्छे से बीते, शब्दों में होगा। पूरी रात को नींद नहीं आ पाई। एक तो दुख में नींद नहीं आ पाती, एक में खुशी के पल भी होते हैं। जिस प्रकार से खुशी के आंसू और खुशी के दुख के आंसू होते हैं ना, तो खुशी के आंसू, तो खुशी की उसमें आपको नींद नहीं आई। फिर वो सोचते रहते हैं ना कि 1-2 साल मैंने लगातार कई रातें काली की। बिल्कुल। तो अब ये परिणाम आया, सुखद आया, तो फिर वो तो उन काली रातों के बाद में ये उजाला जो छाया, ये आपको बहुत बड़ी खुशी दी होगी। फिर सुबह उठ के सबसे पहले आपने ये तोहफा किसको भेंट किया? सर पापा को बताया। अच्छा। हाँ। तो उनकी क्या रिएक्शन क्या था उनका? बहुत अच्छा रिएक्शन था उनका कि चलो तू तो सेट हो गया, क्योंकि उनको भरोसा तो था, लेकिन इस रैंक का भरोसा न मुझे था और किसी को नहीं था कि 5वीं रैंक आ जाएगी। हालांकि मैंने पहले बताया था कि सिलेक्शन तो हो सकता है, भले ही अंतिम रैंक से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपको रैंक का भरोसा नहीं था। वो इंटरव्यू फिर आपका बहुत अच्छा गया, उससे बढ़िया हो गया। तो ये बताइए कि उसके बाद में आपके गांव में भी शायद असिस्टेंट प्रोफेसर पहले ही हुआ? जी सर, मैं पहले ही। और ये भी एक संयोग की बात कि सबसे आपकी इस भर्ती में सबसे युवा आप ही चयनित हो? जी, इस भर्ती का सबसे युवा चयनित मैं हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जब काउंसलिंग हो रही थी, हम डॉक्यूमेंट चेकिंग, तो वहाँ जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट चेक करके, तो उन्होंने मेरी जो DOB वगैरह देख के कंफर्म किया कि आप इस भर्ती के सबसे युवा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि पहला ही अटेम्प्ट उसमें मेरा हो गया और मैं सबसे युवा हूँ। और एक कांस्टेबल के पद से सफ़र शुरू हुआ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचा, बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। तो अच्छा ये बताइए कि अमूमन जो युवा हैं वो आर्थिक पृष्ठभूमि को जिम्मेदार ठहराते हैं, या फिर कोई दूसरी बाधाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, या फिर कि माहौल नहीं मिला, ऐसी बातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप इन चीज़ों पर भरोसा करते हो? जी सर, कहाँ तक? सर थोड़ा बहुत तो भरोसा किया जा सकता है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी सही से मिल सकती, तो उसका पहला टारगेट ये होता है कि मैं अच्छे से कहीं से सेटल हो जाऊं, अपना काम धंधा खोजूं। लेकिन मेरी वो परिस्थिति सर नहीं थी। माता पिता ने महसूस नहीं होने, अगर थी भी तो मैं महसूस नहीं हुआ। जी, आपको ये परिवारजनों का बहुत अच्छा सपोर्ट, आर्थिक परिस्थिति आपके रोड़ा बनी नहीं कहीं पर भी। जी, और इतनी जरूरत भी नहीं। अब आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसको आर्थिक कभी कोचिंग लेने की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ BSTC की हो गए, तो वो इतनी बड़ी कोई फीस भरने जैसा कोई मामला भी था नहीं। जी। तो रामाराम जी हमें ये बताइएगा, जो अभी जो अभ्यर्थी जो है नेट की, JRF की और असिस्टेंट प्रोफेसर भी भर्ती आई हुई है, जो दिसंबर में शायद अपेक्षित एग्जाम है शायद जी, तो उन जो तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो तैयारी करें, किस प्रकार से उनका अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें? हमारे अभ्यर्थियों को थोड़ा बताएं। जी सर, मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे पास लिमिटेड मटेरियल था, तो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी जो मजबूती वो यही थी कि मैं लिमिटेड मटेरियल था। तो कम से कम आप रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़िए, हजारी प्रसाद की पढ़िए या नगेंद्र की पढ़िए। अब इन 2-3 किताब कम से कम, मैं तो सोचता हूँ रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र 2 किताबें साहित्य इतिहास के लिए खूब है। इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट कथन इनमें से उठते हैं। साहित्य इतिहास, फिर काव्य शास्त्र के देवेंद्रनाथ शर्मा पढ़ सकते हो, भागीरथ मिश्र पढ़ सकते हो। तो 3-4 किताबों से पूरा एक क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी PhD तो नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी बहुत, तो आप अपने नोट्स बनाइए जहां तक हो सके, या कोई कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं से तो वहां के नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स वो अंडरलाइन करिए। आपने एक पेज पढ़ा, अब 10वीं बार आप रिवीजन करो फिर भी वो पूरा पेज पढ़ रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता है। मुझे लगता है 7-8 बार रिवीजन के तो चाहिए ही, कम से कम इतना तो सर चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है तो इसके लिए कंपटीशन भी उस लेवल का है, होना चाहिए। जी, तो कहते हैं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, तो आपको निष्ठुर होना पड़ेगा खुद के प्रति। तो यही बात है, मैं कहूँ सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी अच्छी बात है, और आप अंडरलाइन करके पढ़िए। जो मेरा जो तरीका था, मैं पढ़ता था कि जैसे अंडरलाइन कर दिया, और मैंने खुद के नोट्स जो है अलग से तो बनाए नहीं थे। जैसे किताब है तो किताब के ऊपर ही कोने में लिख देते थे, कहीं बीच में लिख देते थे, किताब को पूरा यूं रंगीन बना दिया। 2-3 पेन से पहले इससे किया,
तो पेज में लगभग 60-70% मैटर तो अपने को याद हो जाता है 2-3 बार रिवीजन के बाद में, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो लास्ट टाइम में ऐसा लगता है जब हम रिवीजन करते हैं एग्जाम से पहले, तो एक पेज में 2 या 3 लाइन ऐसी होती है जो हमें लगती है कि हम भूल सकते हैं, तो बस उन्हीं को पढ़ो, उसी को रिवीजन के टाइम केवल उसी को हाईलाइट करके पढ़ो। तो एक पूरी किताब अगर 100 पेज की किताब है तो आप रिवीजन अगर सही ढंग से करते हो 3-4 घंटे में आप उसको निपटा सकते हैं वास्तव में, क्योंकि एक पेज में 2 या 3 लाइन ही बचती है 7-8 बार रिवीजन पूरी किताब को, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन मेक्स डिवीजन कहा भी गया ना, बिल्कुल। तो सर आपने अभी बीच में एक पंक्ति भी उच्चारित की थी और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं, तो कुछ 1-2 श्लोक या ऐसी पंक्तियां जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती थी या फिर आपको हमेशा उनको बोलना अच्छा लगता था, ऐसी कोई 2 पंक्तियां? सर संस्कृत की है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करती है। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा, फल की चिंता मत करो, कर्म करते और हमारे यहाँ पे सबसे पहले फल की चिंता होती है, कर्म बाद में होता है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, कर्म पहले करो। तो वहां पे उनके कहने का यही तात्पर्य कि आप कर्म करते हो तो आप अगर पूरी तरीके से अपने कर्म में रत हो जाते हो, लीन हो जाते हो, तो आप फल की चिंता छोड़ ही देते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आपका उस कर्म के अंदर पूरी तरीके से दिलो दिमाग आप जुड़ जाते हो। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मुझे लगता है। और कृपाराम जी जो है उन्होंने भी एक अच्छा जो श्लोक सोरठा कहा है कि हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, आदर करे न हो, रद्द कागज जीव राजिया। तो आप हिम्मत रखो जी, अपने अंदर मजबूती रखो। हो सकता है कभी कभी ऐसे क्षण आए कि आप टूट जाए हो, टूट रहे हो, आपको किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, लगातार 2-3 टेस्टों में आप खराब प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हिम्मत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ऐसे टूट जाओगे ना तो बड़ी निष्ठुर होती है ये कंपटीशन। आपको कोई उठाने वाला नहीं आएगा कि आप अब उठो, अब आप तैयारी करो, कोई आपके कंधे पे हाथ नहीं, आपका जो विश्वास है वो आप खुद ही बना सकते हो। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो यही है, क्योंकि सफलता के हजारों साथी होते हैं, असफलता का कोई मांझी कोई होता नहीं, अनाथ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसमें कि आप अभ्यर्थियों को ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत रखें, आप किसी से अपेक्षा नहीं रखें कि वो मेरे कंधे पे हाथ रख करके मुझे संबल देगा, तो आप अपना अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वही काम आना है। बिल्कुल सच। तो ये रहा अभ्यर्थियों और रामाराम जी की संघर्ष भरी कहानी, जो गांव से पले बढ़े और अपनी मेहनत के बलबूते पुलिस कांस्टेबल में जो सरकारी नौकरी का ख्वाब होता है, पहला वहाँ चरण शुरू हुआ, तृतीय श्रेणी शिक्षक बने और असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे युवा बहुत कम उम्र में बन गए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक यू।